स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, शिलालेख इनकी कहानी कैसे बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिक्के और राजा। सिक्कों का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। सिक्कों के अध्ययन को हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। अब सिक्कों के अध्ययन से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजाओं के बारे में, उनकी वंशावलियाँ तैयार करने में भी सिक्के हेल्पफुल माने जाते हैं। अब सिक्कों के प्रचलन से व्यापार विनिमय सरल हो गया था। सिक्कों के आने से पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय, यानी अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो बदले में कोई वस्तु आपको देनी पड़ेगी। इस तरीके से चलता था। इंग्लिश में इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन सिक्कों के आने से क्या हुआ, आप कोई वस्तु किसी को बेच दें, बदले में पैसे लें और उसे कुछ और भी चीज़ें खरीद सकते थे। तो यानी विनिमय आसान हो जाता, एक्सचेंज आसान हो गया था। कुछ हद तक सबसे पहले चांदी और तांबे के आहत सिक्के जारी किए गए या उनको ढाला गया और प्रयोग में लाया गया। अब ये आहत सिक्के कौन से होते थे, तो आहत सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था। यहाँ जैसे आप देखें तो इस पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि उन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, छाप कर बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। सिक्कों पे जो चिन्ह थे उनका इतिहासकारों ने अध्ययन किया और राजाओं के चिन्हों से मिलाया तो पता चला कि ये जो सिक्के थे, आहत सिक्के खासकर, ये राजाओं के द्वारा जारी किए गए। कुछ सिक्के व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों ने भी जारी किए। सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्कों को जारी किया गया। हिंद यूनानी शासकों के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखे। तो हिंद यूनानी शासकों ने अपने फ़ोटो के साथ या पिक्चर के साथ और नाम के साथ सिक्के जारी किए। यानी हिंद यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने अपने फ़ोटो और नाम के साथ सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुषाण राजाओं ने सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्कों को जारी किया। यह भी इम्पॉर्टेंट है, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो ध्यान रखेंगे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे, कबीली, गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। तो ये पंजाब और हरियाणा के जो योद्धे थे, इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो चांदी, सोना और तांबे के सिक्के इस दौरान ढाले गए। दक्षिण भारत के भी बहुत सारे स्थलों से हमें काफ़ी सारे सिक्के मिलते हैं। और कौन से, रोमन सिक्के मिलते हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ मिलने से क्या मतलब निकलता है, तो इससे यह अर्थ निकलता है कि व्यापार सिर्फ भारतीय सीमाओं के अंदर, भारतीय महाद्वीप की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, दूसरे देशों से भी व्यापार होता था। गुप्त शासकों ने सोने के सबसे पहले भव्य सिक्कों को जारी किया था। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयोग किया गया सोना अति उत्तम किस्म का था। सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को लाभ होता था। कुषाण राजाओं ने सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट इसलिए दोबारा लिखा है। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि कुषाणों के जो सिक्के थे, आकार और वजन में रोमन सम्राटों तथा ईरान के पाथियन शासकों के समान थे। फिर हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी आते आते, एक है ईसा पूर्व, एक है ईस्वी, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी के आते आते सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो कुछ लोग मानते हैं शायद कोई आर्थिक संकट आ गया होगा। इस मामले पर कि सिक्के आने कम क्यों हो गए, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ मानते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, राज्यों और समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर इसका असर पड़ा, जो दूरवर्ती व्यापार से जिन्हें फ़ायदा होता था।
इतिहासकार मानते हैं इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हो गया, इस वजह से सिक्के मिलने कम हो गए। और कुछ का यह भी मानना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। तो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कारण कि किस वजह से सिक्के मिलने कम हो जाते हैं। अब हमने ये पूरा जो चैप्टर है अभिलेखों के अंश इसमें दिए गए हैं और उसके माध्यम से इतिहास लिखा गया है। तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है या कैसे पढ़ा गया, तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन हम सबसे पहले देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, तो जितनी भी भारत में आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली आदि, तो इन भारतीय भाषाओं में जो लिपि है यानी लिखने में जो अक्षर हैं, इनका जो प्रयोग होता था वो उनका मूल क्या था, ब्राह्मी लिपि। यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं में जिन लिपियों का प्रयोग होता था लगभग उन सभी का मूल क्या है, ब्राह्मी लिपि है। और इसको पढ़ा कैसे गया फिर, जितनी भी लिपि अभिलेख थे, तो प्राचीन भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियाँ, जैसे क्या किया गया, तो आरंभिक जो अभिलेख थे उनका अध्ययन करने के लिए यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की गई। तो प्राचीन भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियाँ और अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से तुलना करके इसका अर्थ निकाला गया। और अर्थ निकाला किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। कब, 1838 ईस्वी में इसका अर्थ खोज निकाला ब्राह्मी लिपि का। फिर हम देखें खरोष्ठी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। खरोष्ठी लिपि जो थी इसका प्रयोग पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में किया गया था। और इस क्षेत्र में शासन करने वाले कौन थे, हिंद यूनानी राजा थे। तो उनके द्वारा जो भी सिक्के जारी किए गए, तो उनकी वजह से इसको पढ़ाना आसान हो गया। कैसे, इन राजाओं ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों में लिखे, तो दोनों से उसे मैच करना इजी हो गया। यूनानी भाषा का ज्ञान रखने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों की तुलना प्रिंसेप द्वारा खरोष्ठी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा मतलब अक्षरों की तुलना की, और जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषिक पहचान प्राकृत के रूप में की। इससे अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के। तो एक तरफ इसमें यूनानी भाषा का प्रयोग है, एक तरफ खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया। तो यूनानी और खरोष्ठी के अक्षरों को मिलाया गया, जिसके कारण खरोष्ठी लिपि को पढ़ना आसान हो गया। अब अभिलेख से ऐतिहासिक साक्ष्य, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, ये कैसे इतिहास गढ़ते हैं अभिलेखों के माध्यम से इतिहासकार। तो अभिलेखों के अध्ययन करने के पश्चात अभिलेख शास्त्री उनकी विषय शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान, इन सब में समानता स्थापित करके साक्ष्य इकट्ठा करते हैं। फिर इतिहासकार क्या करते हैं, बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करते हैं ताकि पता लगा सके जो अभिलेखों में लिखा गया है वो सही है, सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया। अभिलेख शास्त्री वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करते हैं और इससे अत्यंत सावधानी, स्पष्ट करते समय बहुत सावधानी रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ होते हैं उनके मीनिंग बदल सकते हैं। बहुत सावधानी से अर्थ निकालते हैं जिससे लेखक का मूल अर्थ ना बदला जाए। इतिहासकारों को और भी दूसरे परीक्षण करने पड़ते हैं, जैसे अभिलेख किस जगह लगे हैं, क्या वहाँ कोई पढ़ने आते थे या नहीं आते थे। जैसे यहाँ पे राजा की वेदना के नाम से अभिलेख है, इसमें अशोक का अभिलेख है, कलिंग विजय के बाद लिखा गया है। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहली बात तो इसमें अशोक का नाम नहीं है, देवानाम पिया लिखा है, देवानाम पिया प्रियदर्शी। तो कई जगह अशोक के पदवियों का इस्तेमाल किया गया है, नाम का नहीं। तो जब वो अभिलेख पढ़ते हैं अभिलेख शास्त्री, तो इसकी भाषा शैली और पुरालिपि से साम्यता स्थापित करते हैं और
फिर पता लगाते हैं कि ये प्रियदर्शी, देवनामप्रिय, अशोक, ये जो नाम आए हैं वो एक ही राजा के संबंधित है। दूसरा, ये जो अभिलेख है कलिंग के विजय के ऊपर लिखा गया, लेकिन ये कलिंग में नहीं था, ये दूसरी जगह स्थापित था। तो इसका क्या अर्थ है? इतिहासकार इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इतिहास अभिलेखों का अध्ययन करते हैं इतिहासकार, तो बहुत सारे चीज़ों का, जैसे भाषा शैली है, पुरालिपि विज्ञान है, किस जगह मिले हैं, उस समय साक्षरता कितनी थी, क्या उसमें जो लिखा है सही है या संभव है या बढ़ा चढ़ा कर, इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है, तब उसका इतिहास लेखन किया जाता है। फिर जो अभिलेख होते हैं उनकी कुछ सीमाएं होती हैं अभिलेखी साक्ष्य की। क्या सीमाएं होती हैं? तो सबसे पहले तकनीकी सीमा में देखें तो अक्षर जो होते हैं वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं। जब हल्के ढंग से होंगे तो उन्हें पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। अब एक शब्द है जिसका आज कोई और अर्थ है, उस समय कुछ और है, तो पूरा ज्ञान मिल पाना संभव नहीं है। कुछ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, तो जो कुछ उस समय के या स्थान से संबंधित होंगे उनका अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। कई हजार अभिलेख मिले, लेकिन इन सभी का अर्थ, प्रकाशन, अनुवाद नहीं हो पाया, नहीं किया गया है। अभी कईयों की लिपि ढंग से नहीं पढ़ी जा सकी। प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं, खास चीज़ों का वर्णन करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का नहीं। जरूरी नहीं कि जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। तो जिसको हम आज इम्पॉर्टेंट मानते हैं, हो सकता है उस दौरान नहीं मानते हो, तो वो जानकारी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। आम जनता के विचार इसमें नहीं होते। इनमें खेती के दैनिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दुख सुख इसमें नहीं मिलते। अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी पड़ती है, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अनेक अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, जो अभी उपलब्ध हैं, वह संभवतः अभिलेखों के अंश मात्र हैं। तो हो सकता है अभिलेख बहुत सारे रहे हों और उनके भाग रहे हों, लेकिन शायद अब वो बचे नहीं हैं, उनका कुछ हिस्सा ही हमें मिल रहा है, तो पूरी स्टोरी उसमें क्लियर नहीं होती।